प्रिय छात्रों, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जय। आज जो हम लोगों को पढ़ना है, पहली यूनिट में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। इस यूनिट का ये आखिरी चैप्टर है जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन और स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं में संपूर्ण श्रेष्ठता से है। जनन के सभी पहलुओं में संपूर्ण श्रेष्ठता से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक आदि की सकुशलता की स्थिति WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक इन पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखता है कि इन पहलुओं में स्वस्थ व्यक्ति ही, कह लीजिए कि कार्य कर सकता है, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। स्वास्थ्य की, जनन स्वास्थ्य की मुख्य अभिव्यक्ति इसी से लगाई जा सकती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की विकृति, डिसऑर्डर, रोग होना, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वह व्यक्ति ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से इनको ध्यान में रखना है। अपने देश में 2-3 समस्याएं बहुत जटिल हैं। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या देश की आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद से जो जनसंख्या वृद्धि निरंतर हो रही थी, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेकानेक समस्याएं खड़ी होने लगी। तो उस क्षेत्र में भी ज्ञानार्जन होना, उस क्षेत्र में भी जानकारी प्रदान करना, ये बहुत ही आवश्यक समझा गया। इसको लेकर के मुख्यतः 1951 में आज़ादी के 4 साल बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्रामिंग, इसका जो है मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया, आयोजन किया गया। ये जो फैमिली, कह लीजिए कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। ये पूर्ण रूपेण, कह लीजिए, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का रूप लिया। इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक तिकोना, लाल रंग का तिकोना, कह लीजिए, संरचना बनी होती है परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए। और ये जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1977-78 में इसको परिवार कल्याण कार्यक्रम नाम दिया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्रामिंग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस क्षेत्र की ओर लोगों का ध्यान गया। आवश्यकता क्या है, ये नेसेसरी क्यों है? नेसेसरी इस क्षेत्र में है कि जो कह लीजिए कि किशोरावस्था में है, एडोलसेंस पीरियड में, एज में जो बच्चे हैं, उनको इसके संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करना। पाठ्यक्रम में भी इसको सम्मिलित किया गया है, इसीलिए ताकि जनन के संदर्भ में जो एडल्ट है उसको सही ढंग से पूरी जानकारी प्राप्त हो, जिससे वो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपना सके। साथ ही जनन स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे वो निजात पा सके, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत ढेर सारे शारीरिक और उसमें कह लीजिए कि क्रियात्मक चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आते हैं, जिसके संदर्भ में वो जो किशोर है वो अनजान होता है, तो कभी कभी बहुत ढेर सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसको कह लीजिए कि बर्थ कंट्रोल,
जन्म नियंत्रण के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। हेतु यही है इस संदर्भ में ज्ञान देने का। तो यहाँ पर जो है इनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे टीन प्रेगनेंसी जानकारी न होने से जानकारी हो गई तो इससे जो है उस एज में बच सकती है। जनसंख्या की जो समस्या है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम किस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ओरल पाइल्स हैं, इनके लिए मालाडी मालायंस या कुछ टूल्स हैं जिनका उपयोग करते हैं। तो ये सब प्रयोग करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी यानी नलबंदी, नसबंदी, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इनको विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना होगा। इसी संदर्भ में कुछ बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जो बहुत तेजी से संचरित होती हैं, जनन से रिलेटेड, एक जनरेशन से माने एक से कह लीजिए दूसरे में संचरित हो जाती हैं। इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना नितांत आवश्यक होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे यौन संचरित रोग हैं, एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इनके बारे में, हेपेटाइटिस है, इनके बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक होता है। अभी इस संदर्भ में जो हम लोगों ने कहा कि जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है और जनसंख्या बढ़ने के बहुत ढेर सारे कारण हैं। जनसंख्या बढ़ने के जो कारण है मुख्यतः अगर देखा जाए अशिक्षा, धर्मांधता, रूढ़िवादिता, ये महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एक समय तो जनसंख्या सुरसा की तरह मुंह फैलाए बढ़ रही थी। उस समय लोगों को शिक्षा का अभाव, ज्ञान नहीं, इनके संबंध में जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए टूल्स हैं और उनके संदर्भ में जानकारी न होने की वजह से इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती चली गई। हमारे दर्जन प्रारंभिक काल में इस तरीके की बातें देखने के लिए मिलती थी। एक परिवार में एक दंपति से कह लीजिए कि कपल्स से कम 12 संतानें, 14 संतानें ऐसी देखने के लिए स्थितियाँ, भयावह स्थिति बनती रही। उसका रीजन यही था कि मुख्य रूप से लोगों में ये एक भ्रांति थी कि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा आमदनी होगी, परंतु ये उनको जानकारी नहीं, यह शिक्षा का अभाव। इसी तरीके से ये मान लेना कि जो संतान है वो भगवान की देन है, ऐसी मान्यता रखने वाले लोग भी इस तरीके के संसाधनों का प्रयोग नहीं करते थे। पुत्र प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना है, पुत्र ही अग्नि देगा मृत्यु के पश्चात, ऐसी मान्यता को लिए हुए बहुत ढेर सारे परिवार में बच्चियों की संख्या बढ़ती चली गई और उन्होंने फैमिली प्लानिंग जैसे कार्यक्रम को नहीं अपनाया। पता चला कि काफ़ी संतानें पैदा हो गई। इसी तरीके से पुत्री न होने से आंगन पवित्र नहीं होगा या कह लीजिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी मान्यता ये परिवार कह लीजिए जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई। जनसंख्या विस्फोट के मेन कारण ये सब रहे। इसी तरीके से कुछ धर्मांधताएं, मान्यताएं, कुछ धर्मों में इस तरीके से मान्यता है कि संतान जो है भगवान देता है, उनका पालन पोषण भगवान करता है, लेकिन इनके बारे में हम उनको शिक्षित करके ही, जानकारी दे करके इस तरीके की बातें कर सकते हैं। तो इन संसाधनों का प्रयोग करके अभी हाल ही में एक सहेली नाम करके कह लीजिए कि गर्भ निरोधक गोली का भारत में इसका आविष्कार किया गया, खोज हुई, और ये लखनऊ से कह लीजिए जहाँ केंद्रीय औषधि संस्थान केंद्र है लखनऊ, वहाँ पर इसका भारतीय साइंटिस्टों ने आविष्कार किया है। ये कह लीजिए कि पूर्णतः गैर स्टेरॉइड गोली है और इसका दुष्प्रभाव बहुत कम रूप से पड़ता है और उच्च गर्भ निरोधक इसमें क्षमता है। मालाडी मालायन स्टेरॉइड है, उनका कुछ बुरा प्रभाव पड़ता था,
क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं, इसलिए वो कुछ समस्याएं उत्पन्न करते थे, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज। तो इस तरीके से जागरूकता, स्वस्थ परिवार के निर्माण हेतु गर्भ निरोधकों का, जच्चा बच्चा का स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्तनपान, इनका महत्व, लड़के लड़की का दोनों का समान महत्व है, ये सारी जानकारी हमको कह लीजिए कि देनी चाहिए। और इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में ये सब रखे गए हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जो कह सकते हैं कि लैंगिक रूप से संचरित होने वाली कुछ बीमारियां हैं, यौन संचरित कुछ रोग हैं, जो कह लीजिए कि कोपुलेशन के द्वारा एक से दूसरे में ये रोग चले जाते हैं। और ये कोपुलेशन जो होता है, वैजाइनल कोपुलेशन या एनल कोपुलेशन या कह लीजिए कि ओरल कोपुलेशन, इस तरीके के द्वारा ये रोग संचरित होते हैं, एक से दूसरे में जाते हैं, ये यौन संचरित रोग कहलाते हैं। एड्स काफ़ी फेमस है, इस संदर्भ में पता होगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये रोग आज का सबसे खतरनाक रोग है, एड्स। ये एड्स जो है रिट्रोवायरस, HIV, इसको बोलेंगे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, उसके द्वारा होने वाला ये रोग है। लाइलाज है इसका भी रोग भी का वो भी उपचार भी नहीं खोजा गया। तो ये इससे जुड़े हुए बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। इसका एक टेबल यहाँ पर बना हुआ है, सारणी बनी हुई है, इसके द्वारा आप याद करेंगे। यहाँ पर जो रोग है देखिए, डिजीज यानी रोग, पैथोजेंस रोगकारक जो रोग को उत्पन्न करेगा उसको बोलेंगे पैथोजेंस, और मेन सिम्पटम्स, उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, और उसका हम उपचार, ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर जो रोग हैं, ये शुरू के 4 रोग वायरस द्वारा हैं, जेनाइटल हर्पीज, हिपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ट्स और एड्स, ये 4 बीमारियां वायरल हैं। तो ये पहले है जेनाइटल हर्पीज, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये वायरस है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। जेनाइटल अल्सर, जननांगों में कह लीजिए जो सेक्सार्गन्स है उनमें अल्सर उत्पन्न हो जाता है, और इसका पूर्ण उपचार नहीं है, यह है कि एंटीवायरल ड्रग्स हम दे करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से हिपेटाइटिस बी जो है, हिपेटाइटिस ये कह लीजिए कि वायरस है जिसके द्वारा ये रोग होता है। इसमें लीवर में, यकृत में शोथ उत्पन्न होना, और ये पूर्ण उपचार इसका भी नहीं है, एंटीवायरल ड्रग्स दे करके कंट्रोल किया जाता है। हालांकि आजकल इसके वैक्सीन्स आ गए हैं, हिपेटाइटिस बी के वैक्सीन्स। तो तीसरा जेनाइटल वार्ट्स है। इस बीमारी में जो कह लीजिए वायरस है जो उत्पन्न करता है इस बीमारी को, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वैजाइना में और कह लीजिए एनस और सेक्स जो ऑर्गन है उनमें कह लीजिए कि वार्ट्स यानी मस्से उत्पन्न होना, दाने उत्पन्न होना, इस तरीके के लक्षण दिखते हैं। और इसका शल्य क्रिया सर्जरी कर सकते हैं उनका, और इसमें पोडोफाइलिन जो है औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से एड्स है, अभी बताए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये रिट्रोवायरस यानी HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग है। और ये रोग का प्रारंभिक स्टेज में पता भी नहीं चल पाता है, और इस रोग में जो लसिका गांठें हैं, लिम्फ गांठें हैं, उनके आकार बढ़ जाते हैं, और लंबे टाइम पीरियड तक बुखार रहता है, और कह लीजिए कि जो रोगी है उसका भार, वेट जो है घटने लगता है, कम होता जाता है, रात में पसीने आना, ये सब कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं।
और इसका ध्यान रखेंगे भी संचरित होता है इंजेक्शन के द्वारा, कोई ब्लड डोनेट करता है, वैश्यावृत्ति के द्वारा बहुत ढेर सारे इस तरीके के निडिल वही प्रयोग करना। तो इसका भी कोई उपचार नहीं है, पर कुछ वैज्ञानिकों ने एजेड और कह लीजिए कि कुछ गोलियां इसके लिए इजाद की हैं, बनाई हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है। टाइटस और एजेड की गोली का इस पर जो है उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से अब इसके बाद जो बीमारियां हैं, 3 रोग जो हैं ये बैक्टीरियल हैं। गोनेरिया बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, बैक्टीरियल, सिफिलिस और क्लेमाइडिएसिस, ये तीनों बीमारी बैक्टीरियल है। तो गोनेरिया जो होती है ये निसेरिया गोनेरी जीवाणु का नाम है, निसेरिया गोनेरी। ये भी जननांगों जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनसे कह लीजिए कि सिक्रेशन होता है, झाग व्हाइट कलर का, दर्द होना, पेन होना। इसमें भी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से सिफिलिस भी है, इसमें ध्यान रखेंगे जो सिफिलिस की बीमारी होती है ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। तो ये ट्रिपोनीमा पैलिडम ये जीवाणु है, ट्रिपोनीमा पैलिडम इसके द्वारा होता है। और इसमें भी सेक्स जो ऑर्गन्स हैं, वेजाइना है, पेनिस है, उनमें खुजली होना, छाले पड़ना, अल्सर, ये लक्षण देखते हैं। इसके अलावा शरीर के अन्य भागों पर भी इस तरीके से अल्सर, छाले और दाने पड़ते हैं। वही एंटीबायोटिक प्रयोग कर सकते हैं, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद क्लेमाइडिएसिस, ये भी बैक्टीरियल ही डिजीज है, ध्यान रखेंगे। ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस ये जीवाणु है, उसके द्वारा ये रोग होता है। और इसमें वेजाइना या योनि पर सफेद रंग के चकत्ते पड़ते हैं, वाट्स, चकत्ते धब्बे दिखाई देते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है निस्टेटिन, ये टेबलेट आती है जिसका उपयोग किया जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटोजोआ भी है जो रोग उत्पन्न करता है, ट्राइकोमोनियसिस ये बीमारी है, इसको प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। और ये ट्राइकोमोनास वैजानिलिस ये जीवाणु का नाम है, इसका प्रोटोजोअन का नाम है, ये प्रोटोजोआ है। तो ट्राइकोमोनास वैजिनेलिस इसके द्वारा ट्राइकोमोनियसिस बीमारी होती है। इसमें ध्यान रखेंगे वेजाइनल शोथ और सिक्रिएशन स्राव होता है। और मेट्रोनिडेजोल और टीनेडोजोल ये 2 टैबलेट्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से एक बीमारी फंगल है, वायरस के द्वारा होने वाली है। कौन सी बीमारी है? कैंडिडिएसिस। कैंडिडिएसिस जो बीमारी है ये कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस, इसमें भी वेजाइना से कह लीजिए योनि से गाढ़े सफेद सिक्रिएशन स्राव होना और उसमें खुजली होना, शोथ होना, अल्सर्स इस तरीके से देखे जा सकते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स का या मिकोनाजोल का उपयोग किया जाता है। मिकोनाजोल टैबलेट्स आती हैं, एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं जिनका इस रोग में कह लीजिए कि प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लैंगिक रूप से संचरित होने वाले रोग एक महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है, इसको हम ध्यान देंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।